आशुतोष जी, चक्कर क्या है कि देखिए युवा वोटर और पूरे देश में हम देखें 22% युवा वोटर्स है, जो हम 18 की उम्र से 29% के बीच का देख रहे हैं। 23% के आसपास हरियाणा में है और लगभग 29% जम्मू कश्मीर में है। उनको टारगेट करने का एक तरीका, इधर खेलो इंडिया है, बीजेपी का सदस्यता अभियान है, दूसरी तरफ ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा अखिलेश बाबू को कि वो इस रेस में पीछे हो रहे हैं? नहीं, देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपने पे तर्क रख सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक युवा पार्टी है, ये सबको पता है। और इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व किया, सबसे युवा पार्लियामेंटेरियन की टाइप से काम किया है। और मुझे लगता है, हाँ माफ कीजिएगा अंजना जी, तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता में अगर युवाओं का कोई आइकन है तो वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने हर बार इस बात को प्रूव किया है, चाहे अपनी भाषा शैली से, चाहे अपने आचरण से, और चाहे अपनी पढ़ाई से, चाहे अपने व्यवहार से, कि किस प्रकार से युवाओं को वो आकर्षित करते हैं। और 2022 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में युवाओं का पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिला है। उसी रिक को लेते हुए चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए उसमें कोशिश कर रही है। और हम चाहेंगे कि हम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां पे इलेक्शन भी लड़े। अंजना जी, चलिए, अब इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे, लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी से, जेडीयू से अब अनुप्रिया पटेल जी आपसे कमेंट जल्दी लेते हैं। अनुप्रिया, माफ कीजिएगा अनुप्रिया जी, अब मुंह पर मंत्री जी जो है उनका नाम चढ़ा हुआ था, इससे गलती हो गई मुझसे। अनुप्रिया जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन राहुल गांधी के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 19 के बनाम 24 आते आते आगे बढ़ी है। चैलेंज तो दूसरी तरफ ज्यादा है ना, जहां पर आपको सीटों को आगे बढ़ाना है। आप पूर्ण बहुमत की 400 पार का दम भर रहे थे और 240 पर आए हैं। एनडीए की सरकार बनी है आप लोगों के साथ से, तो किसका पलड़ा इस खेल में आपको भारी दिख रहा है? अनुप्रिया। अंजना जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। और ये विषय ही बड़ा मैं कहूंगी कि जहां पे दो अलग अलग पार्टियों की सदस्यता अभियान या अपने संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है। ये तो बहुत स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सबको ये आजादी है कि वो अपने संगठन के लिए काम करे। भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इतने कंफ्यूजन में है कि हर बार अपनी यात्रा में को नाम बदल देना। डोजो, जो कि इस यात्रा का नाम रखने से अच्छा मुझे लगता है कि कांग्रेस को, खासकर जिनकी नैया डूबी हुई है, और अभी सुरेंद्र राजपूत जी कई बार नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, नकारात्मकता की बात कर रहे थे। आपने जो इंक्रीजमेंट आपके लोकसभा में इलेक्शन में जो रिजल्ट में आया है, राजपूत जी आपको भी पता है कि आपने झूठ के सहारे पाया है। पूरे देश में आपने नफरत की दुकान खोली थी, कहा था संविधान खतरे में है, और जिस संवैधानिक ढांचा के अनुसार आपने चुनाव लड़ा और लोकतंत्र में जनता ने चुनाव जिताया, फिर से तो तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और आपको फिर से सत्ता से बाहर रहने का मौका मिला। ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत को जोड़ने की जरूरत है। तो आप महागठबंधन को जोड़िए। अभी साथी बैठे आपके प्रवक्ता सपा के, उन्होंने कहा कि सबसे युवा नेता तो भाई अभी अखिलेश यादव जी हैं। मतलब आने वाले 2029 में भी महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, या अब से ही रेस चालू हो गया है कि नहीं, यहाँ तो आरजेडी के नेता कहेंगे हम युवा हैं, सपा के नेता कहेंगे हम युवा हैं, और जो देश के सबसे मोस्ट बैचलर युवा जो हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो युवा हैं। और जब तक वो प्रधानमंत्री ना बनेंगे वो युवा ही रहेंगे। देखिए, अपनी पार्टी को आप जी अनुप्रिया जी, आपको तो इस रेस का अच्छा खासा अनुभव होगा, क्योंकि आप लोग अभी अभी इस रेस को गुजर के निकले हैं और इधर एनडीए में आ गए हैं। इसका एक जल्दी से जवाब मैं ले लेती हूँ सुरेंद्र जी से। देखिए सुरेंद्र जी, जैसे हमने वर्मा जी से पूछा कि अखिलेश बाबू कहीं इस रेस में पीछे तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्लियर एक ट्रेंड है, कांग्रेस पार्टी को युवा वोटर्स में इजाफा हुआ है और इसी वजह से बीजेपी का भी अगर हम देखें तो उनका रुख रहा है। चाहे जो ज्ञान पीएम ने वर्ड दिया उसमें वाई से युवा ही था। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर योजना, ये सब टारगेटेड इसीलिए कि युवाओं को अपनी तरफ करना है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं वाली एक आपसी रस्साकशी तो चल ही रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच?
दो चीजें बड़ी साफ है। हम तो बहुत साफ कहते हैं, अभी क्या नाम आशुतोष भी बैठे हुए हैं, हम तो कहते हैं दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, स्टालिन साहब हो, उद्धव साहब हो, हमारे सारे के सारे नेता हैं और हम कह सकते हैं कि इनमें सब में प्रधानमंत्री बनने का गुण है। सब युवाओं को आकर्षित करते हैं। क्या आप क्या नाम ये अजय आलोक जी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री और कोई बन सकता है इनके यहाँ? हम कह सकते हैं खड़गे जी भी बन सकते हैं, अखिलेश जी भी बन सकते हैं, उद्धव जी भी बन सकते हैं, शरद साहब भी बन सकते हैं और प्रबल संभावनाएं और सारे के सारे जो हमारे गठबंधन के इनके स्टालिन साहब भी बन सकते हैं, हमारे यहाँ है। लेकिन क्या इनके यहाँ राहुल जी नहीं है? तो आप हमारे यहाँ के साथ है। राहुल जी तो है ही है। हम तो कह रही हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। और रही बात अनुप्रिया जी की, तो अनुप्रिया जी को तो हम एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारी छोटी बहन जैसी है, आज पहली बार सामने आई है। तो अनुप्रिया बहन आप चिंता मत करो, पहले अजय आलोक भी आपे की तरीके से बतियाते थे, भाजपा में चले गए, आप हमारे यहाँ आ जाओगे। कल नीतीश कुमार जी अगर पलटी मार के इधर आ गए तो तब क्या कीजिएगा आप? तो आप ऐसा कुछ मत कहिए जिसमें कल की डेट में आपको अंजना जी लिख लेती हैं बयान सारे। अब तो पोचिंग इतनी ओपन हो गई है कि नेशनल टीवी पे पोचिंग हो रही है। अनुप्रिया जी छोटा सा जवाब, फिर अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। छोटा सा अनुप्रिया जी। अंजना जी, आपके डेब्यू मैच में ही आपको उन्होंने वो कर दिया है। नहीं, मेरी मुलाकात कई चैनलों पे हुई है, आपके चैनल पे पहली बार मुलाकात हो रही है। बट मैं कह रही हूँ कि मेरी चिंता ना करें। देखिए, चिंता अगर करनी है तो कांग्रेस की करे। बहुत जोरों यात्रा निकाला, लेकिन आपके सहयोगी दल ने आपको बिहार में आपकी पारंपरिक सीट भी नहीं दे पाई, आपको दरकिनारा कर दिया, आपके नेता को मंच भी नहीं दिया। कि देखिए, आपको यह समझना है कि आपकी स्थिति क्या है। आपके सहयोगी दल आपको नहीं पूछ रहे हैं। सपा भी आपके साथ में वही करता है, आम आदमी पार्टी भी वही करता है। और यहाँ तो आपके नेता को तो मंच, मुझे याद है पप्पू यादव जी वाले सीट पे क्या हुआ, जिनको आपने बुलाया सफ्रेम के अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, लेकिन आप सीट भी ना दिला पाए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि जहां कांग्रेस एक 90 के दशक में कभी हुआ करता था बिहार में सरकार, उसके बाद खात्मा हो गया। खात्मा में किसने किया? आपके ही सहयोगी ने। और आज आपको सत्ता में आने के उन्हीं के पिछलगू का बन के घूमना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस मजबूत यात्रा निकाल लीजिए और मजबूत हो जाए तो फिर अकेले चुनाव भी लड़ लीजिए। फिर यह न कहना पड़ेगा कि सभी यहाँ एलिजिबल है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आशुतोष जी कह रहे थे सबसे अभी काबिल और युवा नेता जो है वो अखिलेश यादव जी ही है। उसका जवाब दे देंगे मुझे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन अब अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, देखिए 2024 में अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें महिलाओं में तो आप अपने वोट परसेंटेज को बरकरार रखें, लेकिन अगर आप युवा में देखें तो एक ट्रेंड दिखाई देता है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्या यही वजह है कि नए सिरे से सदस्यता अभियान, ये पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर, क्या आप लोगों को ये एहसास हो रहा है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना हो? क्योंकि राहुल तो स्ट्रैटेजी पर राहुल गांधी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय जी। देखिए अंजना जी, राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ जब वर्तमान की बात न करे और सिर्फ अतीत की बात करके उसी में गुमा रहे तो समझ जाइए कि उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। आज हमारी तारीख में सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे पास सभी प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, 40 उम्मीदवार हैं। हमें अभी जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई, आपके पास उम्मीदवार हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री बदलने की बात होगी तो हमारे पास लिस्ट है लंबी, इसलिए उस बहस पे मत जाइए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में हम बिल्कुल एसेस करते हैं, और ये सदस्यता अभियान हमारा ड्यू था, ये पिछले ही साल होना था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे टाला गया। और चुनाव में जो 24 के चुनाव में जो ट्रेंड मिले हैं, जो चीज मिली है, और युवाओं को इस देश में कौन नहीं आकर्षित करना चाहेगा? कौन राजनीतिक दल? आप बताइए, 35 साल से नीचे की हमारी आबादी लगभग 60% है। बिना युवाओं का देश चलेगा कहां से? हम भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। हम तो आज इसमें भी खुश हैं कि आधी आबादी का भी हमें साथ मिल रहा है, युवाओं का भी मिल रहा है, और उनकी भागीदारी सत्ता में कैसे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि वैसे हुआ जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, कोई परिवार में राजनीति में नहीं हो, वैसे युवा राजनीति में आगे आए। ये सब क्या है? ये सब युवाओं को ही आकर्षित करने का, उनको प्रेरित करने का एक मूल मंत्र है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इसी मंत्र पे चल रही है, भाजपा भी इसी मंत्र पे चल रही है।
और हमारा फोकस निश्चित तौर पे युवाओं पे है। आज की तारीख पे हम कंपटीशन मोड में नहीं है ना कि मैं ज्यादा युवा हूं तो मैं चिर युवा हूं तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। तो अगर उस मोड में आप रहिएगा, और हम प्रधानमंत्री थे 50 साल से, रही संविधान की बात, आपके दर्शकों को एक बात याद करा देता हूं। नॉर्मली अगर चुनाव के समय किसी भी कैंडिडेट की मृत्यु होती है तो उस सीट के चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। 1991 का चुनाव संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। राजीव गांधी जी की असामयिक मृत्यु पे पूरा चुनाव स्थगित कर दिया गया था 1 महीने तक। ये थी संविधान की वैल्यू। और ये था उस वक्त इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस का इकोसिस्टम कि सत्ता में नहीं रह के भी वही होता था जो कांग्रेस चाहती है। आज जो ये बिलबिलाहट, बौखलाहट और छटपटाहट इसलिए हो रही है ना क्योंकि ये इकोसिस्टम टूट रहा है, और ये इकोसिस्टम टूट जाएगा 5 साल में। ये लोग भी जानते हैं, और इसीलिए फिर सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। क्या उस वक्त संविधान का ध्यान रखा गया था? इसलिए संविधान की बातें कांग्रेस ना करे तो बेहतर है। फंसिएगा अपने ही जाल में। 75 में इमरजेंसी लगाने वाले संविधान की बात करते हैं। मुझे देश में आश्चर्य लगता है कुछ लोग इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब सुरेंद्र जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आशुतोष जी आपके पास आते हुए, देखिए आप लोग बार बार ये कहते हैं, और अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या फैजाबाद की सीट दरअसल लोकसभा की जीते हैं, वो तो वैसे ही ट्रॉफी है आप लोगों के लिए। कभी राहुल जी उनको दिखाते हैं पार्लियामेंट में, कभी अखिलेश जी दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि देखिए हिंदुत्व, मैं आज उत्तराखंड के देहरादून में हूं और यहीं पर बद्रीनाथ की सीट भी बीजेपी विधानसभा में हारी, तो कि ऐसे जगह से ये हार रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा, ये एक एक्स्ट्रापोलेशन हो रहा है जो कि वाजिब भी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाने आप 2024 के चुनाव में उतरे थे, लेकिन एक बार फिर जनता ने एनडीए की सरकार बनाई, सबसे बड़ी पार्टी 240 सीटों के साथ बीजेपी बनी। यानी अगर हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला, पार्शियली बहुत सारी सीटें यूपी में बीजेपी हार गई राम मंदिर बनाने के बावजूद, तो दूसरी तरफ संविधान बचाओ वाला भी नहीं चला। इस देश की जनता ने नकार दिया कि हमारे देश का संविधान खतरे में है। इस देश ने आपको सत्ता नहीं दी। इस देश ने नहीं माना कि आप हर संस्थान पर पत्थर उछालिएगा। आप इस देश की जुडिशरी, आप इस देश के इलेक्शन कमीशन, अरे उसी इलेक्शन कमीशन के कहने पर तो यहाँ पर आम वोटर जाता है अपना वोट डालने को। हर संस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने की भी आपकी जो कोशिश थी, उसको जनता ने नकारा, आपको सत्ता नहीं सौंपी। क्या इस बात में दम नहीं है? अंजना जी, देखिए भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें 2 तरीके की चीज होती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को, 2019 को भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसका मतलब देश ने स्पष्ट बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और सत्ता देश की बागडोर संभाले। लेकिन 2024 के इलेक्शन में व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी। भारत की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि 2019 के विशालतम जो स्कोर है उससे नीचे खींच के वापस लेके आए। तो इसका मत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलना और ऊपर से नीचे गिरना, और इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत में अभूतपूर्व जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये भारत की जनता ने एक आस दिखाई है कि हम कहां अपने आप को लेके जा रहे हैं। अब इसको चुनाव में किस प्रकार से भागीदारी से आके टीडीपी और दूसरे के सहारे से, जेडीयू के सहारे से सरकार बना लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये तरीका बिल्कुल साफ है, जब स्पष्ट बहुमत मिलता है तो क्लियर कट संदेश आते हैं। 2014 और 2019 हमने माना भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से परेशान है कि जो स्पष्ट संदेश भारत की जनता ने दिया था वो अब नहीं है। आज उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है देश में, वो है बेरोजगारी। युवाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है, और बेरोजगारी इससे बड़ा महामारी पूरे विश्व में अभी तक कहीं नहीं है जो भारत में दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 सालों में लगातार सारे परीक्षाओं के पेपर रद्द हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे चल रहे हैं, बेरोजगारी की भयावह स्थिति है। लोग हताशा में खड़े हैं। अपने आस पड़ोस के हर दूसरे घर में देख लीजिए, आपके पास एक बेरोजगार दिख जाएगा, और आप उसका मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं पकौड़े तल लो, आप कहते हो स्किल इंडिया बनाएंगे, आप कहते हो टैलेंट इंडिया बनाएंगे। स्थिति भयावह है, और ये बेरोजगार से पीछे जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसके पास शब्द नहीं है इस बात को बोलने के लिए।